नमस्कार। ल्यूसेंट के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। कार्यक्रम है ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक। ल्यूसेंट लेक्चर नंबर 12 पेज नंबर 12। कल आप लोगों ने पेज नंबर 11 पर देखा था शैव और वैष्णव धर्म के बारे में और बहुत ही थोड़ी सी जानकारी इस्लाम धर्म के बारे में। आज यहाँ पर हम इस्लाम धर्म के बारे में अन्य जानकारियाँ लेंगे, साथ ही साथ ईसाई और पारसी धर्म के बारे में भी कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करेंगे और इसके साथ ही आज शुरुआत हो जाएगी मगध की। इसकी वर्कबुक आप देखिए। इसकी वर्कबुक का लिंक जो है आपको अवेलेबल है यहाँ पर और टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में आपके प्रैक्टिस के काम भी आएगा। कल हम लोगों ने देखा था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब, उनका जन्म वर्ष, उनके माता पिता, चाचा अबू तालिब जिन्होंने पालन किया था, हिजरी संवत की शुरुआत। अब आगे की जानकारियां। देवदूत जिब्रियल जिन्होंने मोहम्मद साहब को कुरान के बारे में जानकारी दी, या जिन्होंने हम कह सकते हैं कुरान संप्रेषित की, कम्युनिकेट की अरबी भाषा में। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और 114 अध्याय हैं, 6360 पद्य हैं। मोहम्मद साहब ने इन शिक्षाओं को आगे फैलाया। 8 जून 632 मृत्यु हो गई, मदीना में दफनाया गया। 2 मत इस्लाम में डेवलप हुए बाद में, सुन्नी और शिया। वो जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों में विश्वास करते हैं, उनको सुन्नी कहा गया है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसमें विश्वास नहीं करते। तो अली, कल हम लोगों ने देखा था फातिमा और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, आगे चल करके खलीफा भी बनेंगे। लेकिन 661 में उनकी हत्या कर दी जाएगी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या भी करबला के मैदान में कर दी जाएगी और ये दोनों हत्याएं शिया मत को एक निश्चित संप्रदाय का रूप दे देंगी। मोहम्मद साहब के बाद उनके उत्तराधिकारी इस्लामिक जगत में सर्वोच्च धर्मगुरु और बादशाह खलीफा कहलाए। ये खलीफा का पद 1924 में तब तक रहा जब तक तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा, अतातुर्क कहा जाता है इनको, फादर ऑफ टर्की, उन्होंने इस पद को समाप्त कर दिया था। आधुनिक भारत में आप पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट चला था, उसका संबंध था इससे। इब्न इसाक ने सबसे पहले पैगंबर का जीवन चरित्र लिखा। ये एक पर्व है मिलादुल नबी, मोहम्मद साहब के जन्मदिन। भारत को मुस्लिम्स की जानकारी, भारत को इस्लाम की जानकारी अरबों के माध्यम से हुई। शुरुआत में व्यापारियों के माध्यम से, उसके बाद आक्रमणकारियों के माध्यम से। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया था। ये हम मध्यकाल में अलग से पढ़ेंगे। और कुछ सामान्य जानकारियां हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। देखिए, परीक्षाओं में अन्य धर्मों से न्यूनतम प्रश्न, कभी कभार संस्थापक पूछ लिया, प्रमुख त्योहार पूछ लिया, कोई नया कैलेंडर सिस्टम, धर्म ग्रंथ, बहुत ही बुनियादी प्रश्न पूछे जाते हैं जितने इसमें दिए गए। तो संस्थापक है ईसा मसीह, प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। जन्मस्थान बैथलेहम, जेरूसलम के पास। वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन जो विवाद है, तो जेरूसलम, आप इसको जरा सर्च कर सकते हैं। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। माता मेरी, पिता जोसेफ। ईसा ने एक व्यवसाय
मतलब बढ़ई के तौर पर शुरुआती जीवन बिताया बैथलेहम के पास नाजरेथ में, इजराइल। प्रथम दो शिष्य एंड्रूस, पीटर, वो रोमन गवर्नर जिसने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया, पोंटियस, 33 एडी। पवित्र चिन्ह क्रॉस और ईसाई त्रितत्व, ट्रिनिटी, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई इस त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। और जो धार्मिक स्थल हैं, चर्च, वास्तुकला की एक नई शैली, गोथिक शैली, सबसे बढ़िया उदाहरण पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च। इसके बाद पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। देखिए, पारसी, पर्शियन, फारस और आधुनिक ईरान एक ही बात है, जहां तक शब्दों का अर्थ है कि प्राचीन काल का फारस या पर्शिया या आधुनिक ईरान एक ही बात है। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, और जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में कई समानताएं पाई जाती हैं। इनकी मूल शिक्षा सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। एक ईश्वर अहुर को मानते हैं, अग्नि पूजक भी माना जाता है इनको। तो इस तरीके से बहुत ही थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इस्लाम, ईसाइयत और पारसी धर्म के बारे में दी गई है। हमारा सिलेबस भी लगभग न्यूनतम ध्यान ही देता है इनके ऊपर। यहां से प्राचीन भारत के इतिहास में एक नई धारा चल जाती है, मगध साम्राज्यवाद। इससे पहले जो हम वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या समझिए कि 600 ईसा पूर्व से पहले हमने जितने भी राज्यों के नाम देखे, राजाओं के नाम देखे, हमारे पास उनके बारे में ऐतिहासिक तथ्यों का थोड़ा अभाव है। पौराणिक इतिहास का हिस्सा है या जानकारियां कम है। लेकिन मगध साम्राज्यवाद पूरी तरीके से ऐतिहासिक कैटेगरी में आता है। हम शुरुआत करेंगे हर्यक वंश से, लेकिन मगध के बारे में जो प्राचीनतम जानकारी है पौराणिक काल में, तो सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ, राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, और जरासंध इसी बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध जो महाभारत में आता है। ऐतिहासिक युग में पहला वंश है हर्यक वंश। तो हम देखेंगे कि मगध में एक के बाद एक 3 राजवंश शासन करेंगे एक क्रम में। उसमें पहला होगा हर्यक वंश, दूसरा होगा नागवंश, तीसरा होगा नंदवंश, और नंदवंश के बाद फिर मगध पर मौर्यों का नियंत्रण हो जाएगा। तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार, 544 एडी में। जैसा कि बौद्ध ग्रंथ बताते हैं, वो गद्दी पर बैठा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। प्रसिद्ध वैद्य जीवक उसका राजवैद्य था। उसने अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा करी थी जब वो पांडु रोग पी लिया। और बुद्ध का भी इलाज जीवक ने किया था। बिंबिसार की राजनीति में वैवाहिक संबंधों का अहम योगदान था। उसने कौशल और वैशाली और मद्र देश के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी करी, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लन्ना से शादी करी, और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी करी। इसके अलावा और भी वैवाहिक संबंध उसने कायम किए थे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी।
हालांकि बौद्ध और जैन ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, हत्या नहीं करी थी, बस जेल में डाल दिया था। कुल मिलाकर के बलपूर्वक सत्ता से तो हटाया ही अजातशत्रु ने बिंबिसार को, चाहे हत्या करती हो या नहीं करी हो। इसका उपनाम था कुणिक, और अपने पिता की तरह वो भी बौद्ध धर्म को ही मानता था, जैन धर्म को ही मानता था। लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु की सबसे बड़ी उपलब्धि थी लिच्छवियों को पराजित करना। अजातशत्रु ने अपने मिनिस्टर वर्षकार या वरस्कार की मदद से लिच्छवियों को पराजित कर दिया। अजातशत्रु को कुछ नए आविष्कार करने का श्रेय जाता है, जैसे कि रथमूसल और महाशिला कंटक युद्ध में काम आने वाले हथियार थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक, उससे पहले उदयन। जिस प्रकार से अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी थी, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी। गद्दी पर बैठा, पाटली ग्राम की स्थापना करी, यही पाटलिपुत्र बनेगा। जैन धर्म को मानता था। और इसका पुत्र नागदशक अंतिम शासक था। इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी। इस शुरुआती राजवंश को इतिहासकारों ने पितृहंताओं का वंश कहा है। नागदशक की हत्या उसके मिनिस्टर अमात्य, जो शब्द है अमात्य का मतलब है मंत्री, ये शब्द अब आगे लगातार आता रहेगा। तो नागदशक के मंत्री शिशुनाग ने उसे हटा दिया, शिशुनाग वंश की स्थापना करी, राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में शिफ्ट कर दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। कालाशोक फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। अंतिम राजा था नंदीवर्धन। इसको हटा करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना करी। नंद वंश प्राचीन भारत में मौर्यों से पहले सबसे शक्तिशाली वंश। अंतिम शासक था घननंद। जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, उस समय मगध का शासक घनानंद ही था। इसी को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर आसीन हुआ था और एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना करी थी। इसके बाद भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए, हालांकि भारत के ऊपर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरान से हुआ था। ईरानी आक्रमण सबसे पहले हुआ था। यहां पर लेकिन जानकारी दी गई है सिकंदर के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी है यहां पर। सिकंदर या अलेक्जेंडर 356 बीसी इसका बर्थ है। फादर के नाम है फिलिप, जो मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था। इसी का पुत्र था सिकंदर। सिकंदर महान फिलोसोफर अरस्तु का शिष्य था। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत विजय करने के लिए प्रस्थान किया। इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। भारत में जो उसने युद्ध किए, उसमें एक प्रसिद्ध युद्ध था पौरस के साथ, जिसे हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध माना जाता है, जिसमें उसकी विजय हुई। एक समय के बाद सिकंदर की सेना ने भारत में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और व्यास नदी के तट से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। स्थल मार्ग के द्वारा 325 बीसी में वो भारत से लौटा। रास्ते में बेबीलोन में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका जल सेनापति था नियार्कस। नियार्कस ने ही सिंधु नदी का मार्ग खोजा था कि कहाँ सिंधु नदी समुद्र से मिल रही है। बहुकेफला सिकंदर के घोड़े का नाम था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया था। तो मगध और सिकंदर प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सिकंदर कम महत्वपूर्ण है, मगध ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगध के तीनों राजवंशों को क्रम से याद रखिए, संस्थापक और अंतिम शासक याद रखिए, और किस शासक की क्या उपलब्धि थी
किसने कहाँ राजधानी बनाई, ये सब याद रखिए।